हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है हमारे JAIB इंपॉर्टेंट समरी सीरीज में दोस्तों। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी मॉड्यूल सी की क्लास के साथ। पेपर हमारा सेकंड पेपर है PPB, और आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल सी क्लास 2। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कवर करते चल रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर। आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की। क्या होता है डेटा वेयर हाउस? सबसे पहले समझें, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग कोर बैंकिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स, बैंक रियलाइज दैट दे आर सिटिंग ऑन वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डेटा सेंट्रली अवेलेबल फॉर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। जैसा कि इसमें बताया गया कि जैसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया, तो यहाँ पे बैंकों को कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि हमारे पास तो इतना इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है हमारे कस्टमर्स का, और अगर हम इस डेटा को यूटिलाइज करें, एनालिटिक्स और रिपोर्ट करें, तो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बट CBS solution of the bank is more focused on availability of banking services with quick transaction processing। तो CBS solution के आने से बैंक ने किस पे फोकस कर पाया? अवेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, कैसे बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा रही है क्विक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के थ्रू। तो आर डेटा वेयर हाउस इज द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय आ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम डेटा वेयर हाउस की बात करें तो डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस एक रिपोजिटरी होती है जहां पे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज किया जाता है इंफॉर्मेशन का। किसके द्वारा? किसी भी बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन का। यानी अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का जो भी कस्टमर्स का डेटा है ना, या जो भी इंफॉर्मेशन है, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कहां पे किया जाएगा? डेटा वेयर हाउस में। तो a goal of data warehouse is to create a trove of historical data that can be retrieved and analyzed to provide useful insight into organizations operation। अब इन्होंने क्या बताया यहाँ पे? इनका कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा वेयर हाउस बनाया जाता है उसका मेन गोल क्या होता है? उसका मेन गोल है ट्रॉव। ट्रॉव एक वर्ड आया है, ट्रॉव ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, है ना। आपको क्रिएट करना है एक संग्रह किसका? हिस्टोरिकल डेटा का, जिसको आप जब आपको जरूरत पड़े आप उसको रिट्राइव यानी आप अपने वापस लेके आ पाए और उसको एनालिसिस करें, एनालाइज कर पाए, और उससे जो भी यूजफुल इंसाइट्स मिलते हैं उससे बैंकिंग या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में उसका यूज कर पाए। ठीक है, तो अ डेटा वेयर हाउस इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम। जैसे आप समय बीत रहा तो जो भी आपका डेटा उसको स्टोरेज आप कहां पे करते हैं? डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, न्यू डेटा इज पीरियोडिकली एडेड बाय पीपल। जो नया डेटा होगा उसको हर एक निश्चित समय अंतराल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन हैं वो ऐड करते जाएंगे। इन वेरियस की डिपार्टमेंट सच एस मार्केटिंग, सेल, इनका जो डेटा है वो आप ऐड करते जाएंगे कहां पे? अपने डेटा वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस बिकम अ लाइब्रेरी ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है? लाइब्रेरी होती है हिस्टोरिकल डेटा का, जिसका आप यूज करते हैं, रिट्राइव, एनालिसिस करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो की फैक्टर्स इन बिजनेस एंड इफेक्टिव डेटा वेयर हाउस इंक्लूड डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अगर हम की फैक्टर की बात करें, जब हम डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करते हैं या इफेक्टिव डेटा को हम मतलब गैदर्ड करते हैं, तो उसके पीछे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि क्रिटिकल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना कि कहां से, किस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है दोस्तों, तो डेटा वेयर हाउस को अगर हम समझना चाहते हैं तो डेटा वेयर हाउस इज द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। एक शब्द में अगर हम कहें तो डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डिजाइन किया जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के लिए, जिस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो डेटा वेयर हाउस इज अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स फॉर एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा वेयर हाउस स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा हुज पर्पस इज यूजुअली वेल डिफाइंड। यानी डेटा वेयर हाउस में जो भी डेटा आएगा वो कैसा डेटा होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा। डेटा within a data warehouse is usually derived from the wide range of sources such as application log files और transactional applications। अब ये बैंक के पार्ट पे हम बात कर रहे हैं,
तो डेटा अब देखो दो ही तरीके से एप्लीकेशन को जो भी लॉग इन कर रहे हैं उनका डेटा आ रहा, जो लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनका डेटा आ रहा। तो डेटा वेयरहाउस ऑफन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल डेटा। अब डेटा वेयरहाउस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं इस चित्र के द्वारा। कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो डेटा वेयरहाउस में जो डेटा आएगा वो डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आएगा। ठीक, मान लीजिए एक सोर्स S1 है, ये S2 है और ये S3 है। ठीक है, ये सोर्स हैं अलग अलग। इनसे जो भी डेटा आता है वो ETL प्रोसेस से गुजरता है। ETL प्रोसेस क्या है? E का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, T का ट्रांसफॉर्म, L का मतलब होता है लोड। अगर हम एक्सट्रैक्ट का मतलब समझना चाहें तो रिट्राइव एंड वेरीफाई डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से जो डेटा आ रहा है उसको रिट्राइव करना यानी लेके आना और उसको वेरीफाई करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट कहलाता है। फिर जिस फॉर्म में हमें डेटा यूज करना है उस फॉर्म में उस डेटा को क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्टेड डेटा सो इट इज यूजेबल, आपने प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, जिस फॉर्म में हमें चाहिए, ट्रांसफॉर्म। और फिर हम क्या करते हैं, इसको अपने डेटा रिपोजिटरी यानी वेयर हाउस में इसको क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड ETL कहते हैं। तो अब वेरियस रिसोर्सेज से डेटा आया और हमने अपने डेटा वेयर हाउस में, जो सेल्स का डेटा है सेल्स में चला गया, मार्केटिंग का मार्केटिंग में, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय में। ठीक, तो ये हमारा डेटा वेयर हाउस है। अब डेटा वेयर हाउस से ही रिलेटेड एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या है? ये भी डेटा वेयर हाउस है, बट ये कैसा डेटा वेयर हाउस है, इसमें जो स्मॉल सिंगल यूनिट ऑफ डेटा है उसको रखा जाता है। जैसे अगर आप इसको सेल को देखोगे तो सिर्फ सेल का ही डेटा होगा। ठीक, जबकि डेटा वेयर हाउस में सेल का भी डेटा है, मार्केटिंग का भी डेटा है, एम्प्लॉय का भी डेटा है। यहां देखोगे मार्केटिंग का तो मार्केटिंग का ही डेटा होगा, एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय का। तो सिंगल यूनिट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो उसे हम डेटा मार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डेटा मार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा डेटा मार्ट ही होगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एक आता है ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो देखो जब कोई कस्टमर आता है, कौन आता है? जब कोई कस्टमर आता है किसी POS या किसी भी दुकान पे और वो POS सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांजैक्शन करता है, तो यहां से जैसे वो अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा और POS में ट्रांजैक्शन करेगा, तो उस प्रोसेस को जहां तक कस्टमर इंटरेक्ट हो रहा उसे हम OLTP कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। अब ये डेटा आ गया किसके पास? ये रिसोर्स था, अलग अलग रिसोर्स से बैंक के पास आया, बैंक ने ETL परफॉर्म किया और इस डेटा को अपने डेटा वेयर हाउस में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब इस डेटा को बैंक क्या करेगा, एनालिटिक्स करेगा, जिससे कि वो यूजफुल है ना इंफॉर्मेशंस निकालेगा, जिसको वो अपने बिजनेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो पार्ट है ये OLAP एनालिटिक्स का जो पार्ट है वो कौन परफॉर्म कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन। तो OLAP कौन परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक परफॉर्म करता है। OLTP किसके थ्रू होता है, कस्टमर के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग और OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब डेटा मार्ट, मैंने क्या बताया था, डेटा मार्ट सिंगल यूनिट ऑफ डेटा रिपोजिटरी, क्या कहलाता है, डेटा मार्ट। ठीक है, तो अ डेटा मार्ट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का ही एक सिंपल फॉर्म डेटा मार्ट होता है, दैट इज फोकस ऑन सिंगल सब्जेक्ट और लाइन ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस का मिलेगा। जैसे सेल्स का अलग मिलेगा, फाइनेंस का अलग, मार्केटिंग का अलग। तो गिवन देयर फोकस डेटा मार्ट ड्रॉ डेटा फ्रॉम फीवर सोर्सेज देन डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस में वाइड सोर्सेज को यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ETL प्रोसेस करके उसको स्टोर किया जाता है। वहीं डेटा मार्ट में छोटे छोटे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है और डेटा को स्टोर किया जाता है। तो डेटा मार्ट सोर्सेज कैन इंक्लूड इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम एंड सेंट्रल डेटा वेयर हाउस एंड एक्सटर्नल डेटा। तो तीनों तरीके से डेटा आपका डेटा मार्ट में आता है। ठीक है, अब डेटा लेक क्या होता है? देखो डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक, लेक माने झील और वेयर हाउस माने गोदाम। तो गोदाम बड़ा होता है या झील बड़ी होती है? अगर गोदाम में देखोगे तो आपको सामान एक के ऊपर एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा मिलेगा, बस झील में अगर आप जाओगे तो सब चीज सिस्टमेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो याद रखिएगा डेटा लेक में डेटा वेयर हाउस से ज्यादा डेटा होता है। ठीक है, दूसरा डेटा वेयर हाउस में डेटा हमेशा स्ट्रक्चर्ड ही होगा, बट लेक में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों प्रकार का डेटा हो सकता है।
So what is data lake? A data lake allow organization to store large amount of structured और unstructured data. लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप डेटा लेक में स्टोर कर सकते हैं। वहीं जो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है, क्या होता है? डेटा वेयर हाउस होता है। डेटा वेयर हाउस में सिर्फ आप स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ एंड इमीडिएटली मेक इट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स। तो आपके लिए डेटा लेक का डेटा भी रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसा आपको यूज करना है। So with a data lake, data is ingested in the original form without alteration. तो डेटा वेयर हाउस में ETL प्रोसेस के थ्रू डेटा में क्या हो जाता है? अल्ट्रेशन। क्या हो जाता है? अल्ट्रेशन हो जाता है। वही डेटा लेक में, डेटा लेक की अगर हम बात करें तो यहां पे डेटा का अल्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस को यदि आप कंपेयर करते हो तो मोटा मोटी देखिए, सबसे पहले डेटा लेक में जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। कैसा होता है दोस्तों? रॉ डेटा होता है। वहीं डेटा वेयर हाउस में रीडिफाइंड होता है। कैसा होता है? रीडिफाइंड। डेटा लेक में डेटा कैसा होगा? लार्ज होगा। और डेटा वेयर हाउस में कैसा होगा? डेटा स्मॉलर होगा। यहां पे अनडिफाइंड डेटा होगा, यहां पे आपका रिलेशनल डेटा होगा। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब आ जाता है डेटा माइनिंग। क्या होता है डेटा माइनिंग? तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू लार्ज डेटा सेट टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप दैट कैन हेल्प सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू द डेटा एनालिटिक्स। तो जो भी आपके पास डेटा वेयर हाउस है, क्या है दोस्तों? डेटा वेयर हाउस, या जहां पे भी आपने डेटा को स्टोर कर रखा है, डेटा वेयर हाउस, जो भी आपके पास क्या है? डेटा वेयर हाउस है। जो भी डेटा वेयर हाउस है, इसमें तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो सभी डेटा को तो आपको एकदम यूज नहीं करना है ना। तो इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अगर आप अपने काम का सिलेक्टेड डेटा निकालते हैं, सिलेक्टेड डेटा आप क्या करते हैं? रिट्राइव करते हैं। किसके थ्रू? एनालिटिक्स के थ्रू। तो इसे डेटा माइनिंग कहा जाता है। बिजनेस वेयर हाउस डेटा प्राइमरली फॉर डेटा माइनिंग, है ना। तो जो बिजनेस का डेटा वेयर हाउस होता है वो डेटा माइनिंग के लिए यूज किया जाता है। that involve looking for pattern of information that will help them improve their business processes। ठीक है, डन। अब फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस इन सीबीएस, अगर हम सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन में फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन में 3 प्रकार का ही डेटा फ्लो होता है। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शंस वाला, जिसमें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल की बात की जाती है। दूसरा क्लियरिंग वाला, जिसमें चेक एक्सेप्टेड की बात की जाती है। और तीसरा ट्रांसफर वाला, जो एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा से क्या किया जाता है? फंड ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपसे फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस इन सीबीएस पूछा जाए, 3 प्रकार से ही फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस होता है। कैश में होता है, क्लियरिंग के थ्रू और ट्रांसफर के थ्रू। तो द ब्रांच यूजर हैज टू लॉग इन द सिस्टम। जो ब्रांच यूजर यानी एम्प्लॉय होते हैं वो सिस्टम को लॉग इन करते हैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, साथ ही साथ उनको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी सीबीएस टर्मिनल पे प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब कस्टमर लॉग इन करता है अपना इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स के थ्रू, तो उसको भी अपने क्रीडेंशियल डालने होते हैं, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ट्रांजेक्शंस आर यूजुअली कमिटेड टू इन द सेंट्रल डेटाबेस। जैसे ही कोई कस्टमर या बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा किसी भी कस्टमर का, तो वो डेटा, जो ट्रांजेक्शन डेटा, वो सेंट्रल डेटाबेस पे क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। आफ्टर ऑल लेग्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड, जैसे ही आपके सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, फिर आपके सीबीएस में 2 प्रकार के ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है ईओडी यानी एंड ऑफ द डे, और दूसरा होता है बीओडी यानी बिगिनिंग ऑफ द डे ऑपरेशन। ठीक, तो एंड ऑफ द डे एंड बिगिनिंग ऑफ द डे ऑपरेशंस आर वेरी क्रिटिकल इन कोर बैंकिंग सोल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो जाता है, तो जिनको इसकी जिम्मेदारी मिलती है उनके लिए थोड़ा सा शुरुआत और एंड टाइट होती है। तो दीज ऑपरेशंस नीड टू बी परफॉर्म डिलीजेंटली ऑन टाइम, क्योंकि आपको सीबीएस पे ये परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ द डे, ये दोनों ऑपरेशंस डिलीजेंट यानी ध्यान से टाइम पर आपको करना होता है। While these operations may vary from one CBS to another CBS, क्योंकि अलग अलग कंपनी CBS सॉफ्टवेयर बैंकों को अलग अलग प्रोवाइड कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव CBS का सबका सेम है, लेकिन जब अगर कोई मतलब जो CBS होगा तो हर एक में BOD और EOD में थोड़ा चेंजेस होंगे, डिफरेंट होंगे। ये डिपेंड करता है जो CBS यूज किया जा रहा उस पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है।
तो जब भी हम बात करते हैं यूजुअल एक्टिविटीज की कि बीओडी में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ईओडी में कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिगिनिंग ऑफ द डे, जब आपका दिन की शुरुआत होती है उसकी बात करें, तो बीओडी प्रोसेस ओपन्स अ न्यू ट्रांजेक्शन डे फॉर द बैंक। बैंक का जो नया ट्रांजेक्शन डे होता है वो बीओडी प्रोसेस बताता है। तो बीओडी डिपेंड्स ऑन द ईओडी प्रोसेस फॉर द प्रीवियस वर्किंग डे। अगला दिन का जो बीओडी होगा वो डिपेंड करेगा प्रीवियस डे के ईओडी पर, ठीक है। तो अगर आपने ईओडी ढंग से कंप्लीट नहीं किया था तो आप बीओडी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो इफ द ईओडी एंड ऑफ द डे इज नॉट कंप्लीटेड फॉर द डे, तो बीओडी एंड नॉट टू बी डन, तो आप बीओडी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे या खत्म नहीं कर पाएंगे। तो डेज आर ऑलवेज बिजनेस डेज स्पेसिफाइड इन ब्रांच कैलेंडर। तो जो वर्किंग डे होते हैं वो ब्रांच कैलेंडर में स्पेसिफाई होते हैं। देयरफॉर इवन वन ब्रांच फंक्शन ऑन पर्टिकुलर डे, अगर किसी विशेष दिन अगर ब्रांच में ऑपरेशन या फंक्शंस को परफॉर्म किया है तो उस दिन उनको बीओडी स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी बीओडी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीओडी में क्या क्या होता है, स्टार्ट अ न्यू डे, टाइम डिपॉजिट प्रोसेसिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी का डिटेल आपको रखना होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, वैल्यू डेट प्रोसेसिंग ऑफ चेक, सैलरी प्रोसेसिंग, एक्सपायरी ऑफ द ओवरड्राफ्ट लिमिट। वहीं पर जब हम ईओडी प्रोसेस की बात करते हैं तो डे एंड एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द ऑथराइज पर्सनल। अब ऑथराइज पर्सनल ब्रांच मैनेजर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन भी हो सकता है। मिनिमम बैलेंस आर कैलकुलेटेड, आपको ब्रांच का मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड फॉर द करंट अकाउंट, ठीक है। मैंडेटरी रिपोर्ट आर जनरेटेड, जो भी मैंडेटरी रिपोर्ट है वो आपको जनरेट करनी होंगी। फॉल बैक प्रोसीजर्स एक्टिवेटेड, आपको फॉल बैक जो भी प्रोसीजर्स उनको एक्टिवेट करना होता है। डे एंड बैकअप आपको लेना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ सेंट्रिक इन द बैकअप रजिस्टर, रिकॉर्डिंग इन लॉगबुक, filing of report, shutting down of complete computer system. The data backup taken are probably documented and keep in the safe custody. So the server room is properly logged and key are kept only with the authorized person. Or following documents are generated: access log, supplementary, audit trail or transactions number is given for each transaction एंटर्ड। तो ये सभी डिटेल आपको ईओडी में अपडेट करनी होती है, ठीक है दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पासवर्ड कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन कंट्रोल इन कोर बैंकिंग ऑपरेशन इंक्लूड, सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे ध्यान रखना होगा। हर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी अलग अलग होती है और किसी भी काम को बैंक में जब किया जाएगा तो प्रिंसिपल और मेकर चेकर की कंडीशन पे काम किया जाएगा, 4I प्रिंसिपल पे, ठीक है। मेकर चेकर, रोटेशन ऑफ ड्यूटी, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम, एक ही सीट पे काम नहीं कर रहा है, उनकी रोटेशन होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है तो पता चल जाए। ओनरशिप ऑफ सिस्टम फॉर ग्रांटिंग एक्सेस राइट, ठीक है। नाउ अब देखिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म बाय इन्फोर्सिंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स इन पासवर्ड। तो अगर आप कोई ऑपरेशन, मतलब आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपको पासवर्ड कंट्रोल के लिए कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। पहला, मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड का, ठीक है। शुड कंटेन बोथ अपर केस और लोअर केस लेटर, मस्ट बी मिक्सचर ऑफ लेटर एंड नंबर्स, पासवर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, डिक्शनरी वर्ड को आपको अवॉइड करना होता है, प्रिवेंट रीयूजिंग द प्रीवियस पासवर्ड, इसीलिए हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पासवर्ड चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर खुद कहता है, और आप जब पुराना डालते हैं पासवर्ड तो खुद बता देता ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको नया पासवर्ड चाहिए ही होता है, ठीक है। इनफोर्स पीरियोडिकल पासवर्ड चेंज, पासवर्ड डिसेबल ड्यूरिंग द एम्प्लॉय लीव ऑफ एब्सेंस, तो अगर एम्प्लॉय लीव पे है या एब्सेंस है तो उसका पासवर्ड डिसेबल होना चाहिए। फॉर सर्टेन क्रिटिकल मॉड्यूल्स इनफोर्स मल्टी यूजर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो भी क्रिटिकल मॉड्यूल्स हैं वहां पे एक व्यक्ति को पूरे राइट्स नहीं होने चाहिए, वहां पे मल्टी यूजर या मल्टी फैक्टर फॉलो किया जाना चाहिए। पासवर्ड आर स्टोर्ड इन सिस्टम इन इनक्रिप्टेड फॉर्म ओनली, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए क्या थी, पासवर्ड कंट्रोल के ऊपर पॉइंट था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से JAIB
एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर होते हैं। 15 प्लस फाउंडेशन एमसीक्यू बैच, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट। सो 1 ईयर में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3999 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 5999 में आप ले सकते हैं। वहीं 6 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको 2799 में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और ये आप ऑफिसर बैच आपका 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप नवंबर 2025 को टारगेट करना चाहते हैं तो लिस्ट प्राइस 1999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा एक और नया बैच JAIB MCQ बैच भी आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। इसके साथ आपको फ्री फाउंडेशन बैच मिलेगा, इसकी कॉस्ट होगी 2499 रुपये। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन 2.0 बैच हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है, ये आप 1999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपका इंडिविजुअल पेपर AFM का रह गया, IEIFS रह गया, या RBWM का पेपर रह गया, या PPB का पेपर रह गया, तो इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। 799 रुपये में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, JIB की चारों किताबें आपके लिए अवेलेबल है। सिंगल किताब भी ले सकते हैं, चारों एक साथ भी। इसमें आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है। 1224 रुपये में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी के लिए हमारा एक ऑफर आया है। आप इस ऑफर के तहत 500 का डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे कोर्सेज पे, ठीक है दोस्तों। तो आप JAIB 500 कोड का, कूपन कोड का यूज करेंगे और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।